यूपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए एनुअल एग्जाम 2026 के लिए भूगोल का मॉडल पेपर सेट बी हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए पढ़ाया है, आज हम सेट बी पढ़ेंगे। फुल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी, 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी पीडीएफ के थ्रू। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो पहला आपका एक प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में कैसे खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? दूसरा है, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में है। तीसरा है, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका आंसर आपका रहेगा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी इसका आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे यहाँ से। तो आपका अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो आपका जो तृतीय क्रियाकलाप है वो इसमें से आपका रहेगा व्यापार। व्यापार क्या है? आपका तृतीय क्रियाकलाप है। जो पांचवा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना का वर्ष है? तो कौन से वर्ष में हुई थी इसकी स्थापना? 1984 में। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा मैरीसन नगर नहीं है? तो जो मैरीसन नगर कौन सा नहीं रहेगा? आपका दिल्ली नहीं रहेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम यहाँ से टिक करेंगे। तो पहले का आपका इसमें रहेगा ये बी वाला, दूसरे का आपका इसमें ए वाला सही रहेगा, तीसरे का आपका ए रहेगा, और जो चौथा है आपका चौथे का आपका सी रहेगा, पांचवे का आपका ए रहेगा और छठे का आपका बी रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करना है। और आपको लगातार हम ऐप पर भी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, यूट्यूब पर भी करवा रहे हैं, लेकिन ऐप और यूट्यूब के मॉडल पेपर में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जल्दी से आप ऐप से जुड़े। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान आपका रहेगा, चाय सर्वाधिक डेढ़ राज्य में पाई जाती है। तो जो चाय है वो सबसे अधिक कौन से राज्य में पाई जाती है? तो असम में पाई जाती है। अगला है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील डेढ़ के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा मानव। पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तन संबंधों का ये क्या करता है? अध्ययन करता है। अगला है, नैनीताल भारत का एक डेढ़ नगर है। तो ये कैसा नगर है? पर्यटन नगर है, पर्यटन। अगला है, श्रमजीवी जनसंख्या को डेढ़ वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में विभाजित किया है। पांचवा, भारत में नियमित जनगणना डेढ़ वर्ष से प्रारंभ हुई। तो ये 1981 से प्रारंभ हुई। अगला है, बिग बैंग रेल मार्ग डेढ़ में स्थित है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान कंप्लीट। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लें। तो मैंने यहाँ से कंप्लीट कर दिया है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। तो पहला आपका इसमें सत्य रहेगा, ये आपका इसमें सत्य रहेगा। अगला है, खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है। तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि खनिज संसाधनों का हमें संरक्षण करना चाहिए, बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? आगे की पीढ़ियों के लिए बचाना चाहिए। तो संरक्षण करना आवश्यक है, यदि आए तो सत्य कर दीजिए, नहीं
को छोड़कर यदि है आ जाए यहाँ पे आवश्यक है तो सत्य कर देना है और नहीं आए तो असत्य कर देना है। अगला है आपका मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है विश्व की 90% जनसंख्या स्थल भाग के 10% में निवास करती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला प्रश्न तेलंगाना मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, असत्य रहेगा। असत्य रहेगा क्योंकि उड़ीसा भारत में मैग्नीज अयस्क का क्या है, प्रथम स्थान पर है, तो यहाँ पे मैं उड़ीसा लिख रही हूँ। यदि उड़ीसा आए तो आपको सत्य कर देना है इसको, उड़ीसा। अगला है स्वेज नहर में प्रतिदिन 200 जलयान आवागमन करते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो स्वेज नहर की बात की गई है कि प्रतिदिन 200 जलयान का आवागमन होता है, तो जो स्वेज नहर है ये क्या है, एक व्यस्त जलमार्ग है। यहाँ पे प्रतिदिन क्या है, जहाजों का जो आवागमन की संख्या है वो 100 हो सकती है, 100 से कम है, 100 से कम है, 200 नहीं है, क्योंकि यह बहुत व्यस्त जलमार्ग है। तो 100 से कम यदि आए तो भी आप सत्य कर दें, 100 आए तो भी आप सत्य कर दें, बाकी 100 से ऊपर आए तो आपको असत्य इसमें करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 100 से कम। समझ में अच्छे से आया होगा। यहाँ से हम टिक करेंगे, पहला ट्रू है, दूसरा आपका फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू रहेगा, पांचवा फॉल्स रहेगा और छठा भी फॉल्स रहेगा। ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें आपको सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है विकसित देश, तो विकसित देश की जोड़ी आपकी रहेगी मृत्यु दर कम। दूसरी जोड़ी है भारत का जनसंख्या घनत्व, तो इसकी जोड़ी रहेगी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरी आपकी जोड़ी इसमें रहेगी भारत में न्यूनतम भाषाई समूह, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी चीनी तिब्बत। चौथी जोड़ी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश, तो इसकी जोड़ी रहेगी समुद्री पतन। अगली है जापान, तो जापान की जोड़ी आपकी रहेगी ओसाका प्रदेश। तो ये हो गई आपकी 5 जोड़ियाँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं नंबर डाल देती हूँ, तो यहाँ से 5वीं, चौथी, पहली, तीसरी और ये वाली आपकी दूसरी। तो अगले प्रश्न में आपको एक वाक्य में उत्तर भरना है। चलिए इसका आंसर भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आपका इसमें है वर्तमान प्रतिभूमि क्या है, तो इसकी परिभाषा हम यहाँ से लिखेंगे। तो चलिए नंबर डाल देती हूँ। तो वह भूमि जिस पर क्या है, एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो, उसे क्या बोलते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। अगला है जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिणाम लिखिए। तो इसका आपका यहाँ से आएगा संसाधनों की कमी, और क्या रहेगा, और पर्यावरण प्रदूषण। जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिणाम क्या रहा है, संसाधनों की कमी और पर्यावरण प्रदूषण रहा है। अगला आपका है भारत की 2 प्रमुख तिलहन फसलों के नाम आपको बताना है। तो तिलहन फसलों का नाम आपका रहेगा सरसों और दूसरा रहेगा
मूंगफली। अगला है ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? डाउन्स इसको बोलते हैं, डाउन्स। अगला आपका है स्थानांतरणशील कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पहले ही भर दिया है, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई दो भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लें। यहाँ से सभी का सल्यूशन मैं आपको PDF के थ्रू इसी वीडियो में बताऊंगी, तो कंप्लीट यहाँ से आप करें। सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट आप लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये यहाँ से आपका 18वां 19वां प्रश्न है, कंप्लीट करिएगा अच्छे से आप सभी प्रश्नों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न है, और ये इसका 8वां है। तो सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए इसका सलूशन समझ लेते हैं। तो ये आपका छठा प्रश्न है, रुको और जाओ निर्धारणवाद क्या है? तो रुको और जाओ निर्धारणवाद के अनुसार प्रकृति मानव गतिविधियों पर कुछ सीमाएं लगाती है। क्या करती है? प्रकृति मानव की जो गतिविधियां होती है उन पर सीमाएं लगाती हैं, लेकिन मानव अपनी बुद्धि और तकनीक से उन सीमाओं के भीतर विकास करता है, अर्थात मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी स्क्रीनशॉट ले साथ में और कंप्लीट अच्छे से करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो मानव भूगोल के दो क्षेत्र लिखिए। तो पहला है जनसंख्या भूगोल, दूसरा है आर्थिक भूगोल। यहाँ से आपका 7वां प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई दो भौगोलिक कारक लिखिए। पहला है जलवायु। अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है। जिस क्षेत्र में क्या है, जलवायु कैसी हो, अनुकूल हो, ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या अधिक रहती है। जल की उपलब्धता, नदियों और जल स्रोतों के पास जनसंख्या घनी होती है। नदियाँ और जहाँ पे स्रोत होते हैं जल के, वहाँ पे जनसंख्या क्या है, अधिक होती है, यानी कि घनी मात्रा में होती है। अगला आपका है मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मौतों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। किसी क्षेत्र में क्या है, एक वर्ष में यदि प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली जो मौतें होती हैं, जो व्यक्ति संख्या में मरते हैं, उस संख्या को क्या बोलते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। तो कंप्लीट अच्छे से कर लें आप। 8वां है आपका मानव विकास के उपागम लिखिए। तो इसके उपागम निम्नलिखित हैं। पहला है आपका इसमें कि आय उपागम, इसमें मानव विकास को आय और आर्थिक वृद्धि से मापा जाता है। आय उपागम में क्या है, मानव विकास को और उसकी जो आर्थिक उसकी जो आय होती है उसे आर्थिक वृद्धि से मापा जाता है। दूसरा है कल्याण उपागम, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को महत्व दिया जाता है। किसको? शिक्षा को, स्वास्थ्य को और जीवन स्तर को महत्व दिया जाता है। तीसरा है क्षमता उपागम, इसमें मानव की क्षमताओं पर, अवसरों के विकास पर बल दिया जाता है। इसमें जो मनुष्य की क्षमताएं होती हैं उसके अवसरों के विकास पर इसमें बल दिया जाता है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट करें। तो स्क्रीनशॉट आपको सभी प्रश्नों का लेते चलना है। यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, मानव कुछ क्षेत्रों में रहना क्यों चाहता है और कुछ में क्यों नहीं? तो मानव उन क्षेत्रों में रहना चाहता है जहाँ अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, जल की उपलब्धता और रोजगार के अवसरों। मनुष्य कहाँ पे रहना चाहेगा? ऐसी जगह पे रहेगा जहाँ पे जलवायु हो, अच्छा जल हो, वहाँ पे भूमि अच्छी हो, जल की उपलब्धता हो, रोजगार हो, वहाँ पे ऐसे अवसर रहेंगे तो मनुष्य वहाँ ठहर जाएगा, रुकना पसंद करेगा। और कठोर जलवायु और साधनों की कमी वाले क्षेत्रों में मानव बसना नहीं पसंद
करता है। जहाँ पे हमें पानी नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, हमारे आने जाने की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसी जगह पे हम नहीं रुकेंगे, वहाँ उस जगह को हम छोड़ देंगे। तो समझ में आपको आया होगा अच्छे से। अब अगला आपका यहाँ से प्रश्न रहेगा, महाराष्ट्र एवं एशिया के मरुस्थलों में पाले जाने वाले पशुओं के नाम लिखिए। तो महाराष्ट्र एवं एशिया के मरुस्थलीय क्षेत्रों में निम्नलिखित पशु पाले जाते हैं। पहला है ऊंट और भेड़ एवं बकरी। तो ऊंट में हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय परिवहन एवं दूध के लिए उपयोगी हैं। जो मरुस्थलीय परिवहन होते हैं उनके लिए और दूध के लिए ऊंट उपयोगी हैं। भेड़ एवं बकरियां ऊन, दूध और मांस के लिए पाली जाती है। मांस चाहिए, दूध चाहिए, साथ में ऊन भी चाहिए, तो इसके लिए क्या है, भेड़ बकरी को पालते हैं। तो समझ में आया होगा अच्छे से आपको। अगला है आपका सहकारी कृषि क्या है। जब किसान अपनी भूमि, श्रम और संसाधनों को मिलाकर सामूहिक रूप से खेती करते हैं तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इससे उत्पादन बढ़ता है और लाभ समान रूप से बांटा जाता है। तो क्या है, जब किसान अपनी जो भूमि है, श्रम है और संसाधनों को मिलाकर क्या करेगा, एक समूह के रूप में खेती करता है तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इससे उत्पादन बढ़ता है और लाभ भी समान रूप से इसमें लाभ होता है, उसको समान रूप से बांट देते हैं। तो अब हमारा जो 10वां प्रश्न है, भारत की कार्यशील जनसंख्या के 4 प्रमुख वर्गों के नाम लिखना है। तो भारत की कार्यशील जनसंख्या को निम्नलिखित 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। कृषक, कृषि श्रमिक, घरेलू उद्योग श्रमिक, अन्य श्रमिक। तो क्या क्या है, कृषक है, कृषि श्रमिक है, घरेलू उद्योग श्रमिक है और अन्य श्रमिक है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलें, कंप्लीट अच्छे से आप करें। और ऐप का सब्सक्रिप्शन यदि नहीं लिया है तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, चेक ज़रूर करिएगा किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना है, पूरी जानकारी मिलेगी। अगला है, जनसंख्या संगठन से क्या असही है। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या की आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय तथा सामाजिक संरचना को जनसंख्या संगठन कहते हैं। यह जनसंख्या की बनावट को दर्शाता है। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या की आयु में, लिंग में, शिक्षा और व्यवसाय में क्या है, सामाजिक संरचना को जनसंख्या संगठन कहते हैं। यह जनसंख्या की बनावट को दर्शाता है। 11वां है, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। जो व्यक्ति एक वर्ष में 6 माह या उससे अधिक समय तक किसी आर्थिक गतिविधि में कार्य करता है उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। किसे, कि एक वर्ष में वह 6 माह या उससे अधिक समय तक आर्थिक गतिविधि से कार्य करता है उसे श्रमिक कहते हैं। कैसा श्रमिक कहेंगे, मुख्य श्रमिक कहेंगे। अगला है, एकाकी बस्ती किसे कहते हैं। तो जिस बस्ती में केवल एक घर या बहुत कम घर होते हैं और जो अन्य बस्तियों से अलग स्थित होते हैं उसे एकाकी बस्ती कहते हैं। तो एकाकी बस्ती किसे कहते हैं, कि ऐसी बस्ती जिसमें क्या है, एक घर या बहुत कम घर हो और वो घर क्या है, अनेक बस्तियों से अलग स्थित होता हो, उसे एकाकी बस्ती कहते हैं। अगला है, नगरीय बस्तियों की 2 विशेषता लिखिए। तो पहली है, नगरीय बस्तियों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय उद्योग, व्यापार एवं सेवाएं होते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे जो नगरीय बस्तियाँ उसमें जनसंख्या घनत्व अधिक रहेगा और यहाँ के जो लोग हैं मुख्य व्यवसाय, उद्योग, व्यापार एवं सेवाएं होते हैं। तो यहाँ से कंप्लीट आप करें। अगला आपका प्रश्न रहेगा, फसल सघनता की गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ पे फसलता सघनता सकल बोया गया क्षेत्र भागित शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100, इस तरह से इसको क्या है, यहाँ पे गणना किया जाता है। अगला है आपका, नमामि गंगे कार्यक्रम के 2 उद्देश्य लिखिए। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, गंगा नदी की स्वच्छता एवं पूर्ण जीवन। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाकर उसको प्राकृतिक धारा को बनाए रखना है। क्या है, गंगा नदी की स्वच्छता एवं पूर्ण जीवन। गंगा नदी को प्रदूषक मुक्त बनाकर उसकी प्राकृतिक धारा को बनाए रखना है। दूसरा, नदी प्रदूषण का नियंत्रण, औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू गंदे जल को शुद्ध करके नदी में गिरने से रोकना। तो इसके ये 2 उद्देश्य हैं, कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। अगला आपका प्रश्न रहेगा, वायु प्रदूषण के कोई 2 स्रोत लिखिए।
तो पहला है औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं। किससे? औद्योगिक इकाई से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का कारण है। दूसरा है मोटर वाहनों से निकलने वाली विषैली गैसें। जब हम वाहनों का उपयोग करते हैं तो उससे जो जहरीली गैसें निकलती है, इसके कारण भी क्या है? वायु प्रदूषण होता है। अगला है भूमध्य सागरीय कृषि की 3 विशेषता लिखिए। तो भूमध्य सागरीय कृषि विश्व के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। पहला है फसलें। इस कृषि में खट्टे रसीले फल जैसे संतरा, अंगूर, नींबू और जैतून उगाए जाते हैं। इस कृषि में क्या करते हैं? खट्टे फल उगाते हैं जो रसदार होते हैं, जैसे संतरा, अंगूर, नींबू और जैतून, ये उगाए जाते हैं। दूसरा है जलवायु। यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म व शुष्क तथा शीत ऋतु ठंडी व आर्द्र होती है और वर्षा मुख्यतः सर्दियों में होती है। यहाँ की जो जलवायु कैसी है? ग्रीष्म ऋतु में गर्म होती है, शुष्क होती है, और जो शीत यानी कि ठंडी ऋतु में ठंडी हवा, आर्द्र नमी होती है, और वर्षा मुख्यतः सर्दियों में होती है। बाजार उन्मुखन कृषि। इस कृषि का उत्पादन मुख्यतः बाजार एवं निर्यात के लिए किया जाता है। यह जो कृषि है वो किसके लिए की जाती है? बाजार में निर्यात करने के लिए ही की जाती है। तो समझ में आपको आया होगा। कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, अच्छे से कंप्लीट आप कर लीजिएगा इनको। यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, जनांकी संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो पहला है आपकी यहाँ पे इसकी 3 विशेषताएं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था में उच्च जन्म व उच्च मृत्यु दर। इस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों अधिक होती है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि धीमी रहती है। इसमें क्या होगा? मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक रहेगी, इसलिए यहाँ की जो जनसंख्या की वृद्धि है वो धीमी होती है। दूसरा है द्वितीय अवस्था, उच्च जन्म व घटती मृत्यु दर। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से मृत्यु दर घटती है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। स्वास्थ्य की सुविधाएं हो रही है, जिससे क्या है? लोग मरेंगे नहीं, मृत्यु कम होगी। मृत्यु दर घट रही है, जिससे क्या है? तेजी से जनसंख्या बढ़ जाएगी। तीसरा है तृतीय अवस्था में है घटती जन्म व मृत्यु दर। इस अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है। इसमें मरते भी कम है और जो जन्म लेते हैं वो भी कम लेते हैं, और जनसंख्या स्थिर होने लगती है। ना मरेंगे ना जन्म लेंगे तो क्या है? जनसंख्या स्थिर रह जाएगी। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। यहाँ से भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपका 15वां प्रश्न है, डेयरी फार्मिंग की कोई 3 विशेषता लिखिए। तो डेयरी फार्मिंग दूध उत्पादन पर आधारित कृषि गतिविधि है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न है। पहला है दूध उत्पादन पर आधारित। इस कृषि में गाय और भैंस पालकर दूध तथा दुग्ध उत्पाद किया जाता है। इस कृषि में क्या करते हैं? गाय भैंस को पालकर दूध को उत्पादन किया जाता है। दूसरा है नगरीय क्षेत्रों के निकट। डेयरी फार्मिंग प्रायः शहरों के पास की जाती है ताकि दूध की शीघ्र आपूर्ति हो सके। दूध बेचने के लिए कहाँ पे करते हैं? डेयरी फार्मिंग को शहरों के पास में करते हैं। तीसरा है उन्नत नस्ल और वैज्ञानिक विधियाँ। इसमें उन्नत नस्ल के पशु, संतुलित आहार और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अच्छी किस्म की पशुओं को पाला जाता है, संतुलित शुद्ध आहार उनको खिलाया जाता है। इस तरह से इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। और आदिकालीन निर्वाह कृषि की कोई 3 विशेषता। तो यह छोटे क्षेत्रों में की जाती हैं। साधारण औजारों का प्रयोग होता है। उत्पादन केवल परिवार की आवश्यकता के लिए होता है। तो छोटे क्षेत्रों में की जाती हैं, साधारण औजार का प्रयोग करते हैं और उत्पादन केवल परिवार की आवश्यकता के लिए ही इसमें होता है। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप यहाँ से। चलिए हम अगला प्रश्न समझेंगे। जनसंख्या वृद्धि के घटकों को समझाइए। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक निम्न है। पहला है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। तो जन्म दर में हम पढ़ेंगे अधिक जन्म दर होने से जनसंख्या वृद्धि होती है। देखिए जो जन्म दर होगी, जन्म अधिक लेंगे तो क्या है? जनसंख्या में वृद्धि होगी। मृत्यु दर में कमी आने से जनसंख्या बढ़ती है। मृत्यु दर कम होगी, लोग कम मरेंगे तो क्या है? जनसंख्या भी बढ़ेगी। तीसरा है प्रवास। किसी क्षेत्र में लोगों के आगमन से जनसंख्या बढ़ती है। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो क्या होंगे? जनसंख्या ही वहाँ की बढ़ेगी। तो समझ में आपको अच्छे से आया होगा। यहाँ से कंप्लीट आपको कर लेना है। चलिए यहाँ से अगला आपका प्रश्न है,
भारत सरकार की कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति के उद्देश्य लिखिए। पहला है युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण देना। क्या करेंगे? युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण देंगे और स्वरोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे। किसको? स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन करेंगे और बेरोजगारी की समस्या कम करेंगे। क्या करेंगे? जो बेरोजगारी की समस्या है उसको कम करेंगे। तो ये हो गए हैं इसके उद्देश्य। अब अगला आपका जो प्रश्न है, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो पहला है बंजर भूमि, दूसरा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो बंजर में हम पढ़ेंगे यह भूमि वर्तमान में अनुपयोगी होती है। यह भूमि अत्यधिक पथरीली, रेतीली या अनुपजाऊ होती है। कैसी होती है? अत्यधिक पथरीली रहेगी, रेतीली रहेगी, रेत की मात्रा इसमें पाई जाएगी और अनुपजाऊ रहेगी। दूसरा है उचित सुधार के बाद इसमें खेती की जा सकती है और इसमें सामान्यतः खेती संभव नहीं है। इसमें सुधार करेंगे बंजर भूमि में तो हम दोबारा से खेती कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा संभव नहीं है। तीसरा, यह भूमि अस्थायी रूप से अनुपयोगी होती है और यह भूमि स्थायी रूप से अनुपयोगी होती है। ये कैसी होती है? अस्थायी होती है और ये स्थायी होती है। तो ये इसके अंतर हो गए हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट करिएगा अच्छे से। अगला आपका यहाँ से प्रश्न है, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में 3 अंतर लिखिए। तो शुष्क कृषि, आर्द्र कृषि, यह कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। जो शुष्क होती है यानी कि वहाँ पे वर्षा कम है, ऐसे क्षेत्र में की जाती है। और आर्द्र, इसमें अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। आर्द्र मतलब नमी, शुष्क यानी कि जिसमें पानी की कमी हो। दूसरा है इसमें ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इसमें धान गन्ना जैसे जलप्रिय फसलें उगाई जाती हैं। तीसरा, सिंचाई की आवश्यकता कम होती है और इसमें सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। तो ये इसके पॉइंट थे, समझ में आपको अच्छे से आए होंगे। पढ़ लीजिएगा, एक दो बार आप कंप्लीट इनको कर सकते हैं। और देखिए, ज़्यादा भी यदि मैं आपको समझाऊँ तो फिर आपकी क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगी और इतनी लंबी क्लास आप देखेंगे नहीं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे मेन पॉइंट शॉर्ट रूप में समझा रही हूँ। अगला है स्वेज नहर तथा पनामा नहर में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पनामा नहर और स्वेज नहर, पनामा नहर मध्य अमेरिका में है और स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। कहाँ पे? ये तो यह जो नहर है वो मध्य अमेरिका में है और ये स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। दूसरा है पनामा में स्थित है और यह समुद्र जल पर बनी नहर है। कहाँ पे? समुद्र जल पर बनी नहर है। दूसरा है इसका यहाँ लोक प्रणाली पर आधारित नहर है। किस पर? लोक प्रणाली पर आधारित है। तीसरा रहेगा पनामा नहर की लंबाई कम, लगभग 82 किलोमीटर है और स्वेज नहर की लंबाई अधिक है, लगभग 193 किलोमीटर है। चौथा, यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती हैं। यह भूमध्य सागर को लाल महासागर से जोड़ती हैं। तो ये हो गए हैं इसके पॉइंट। कंप्लीट अच्छे से आप करिएगा सभी को। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। अगला आपका प्रश्न रहेगा, अंतर स्पष्ट कीजिए। द्विपक्षीय व्यापार एवं बहुपक्षीय व्यापार, अंतर्देशीय पतन व बाह्यपतन और द्विपक्षीय व्यापार एवं बहुपक्षीय व्यापार, इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। द्विपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार 2 देशों के बीच होने वाला व्यापार होता है। जो 2 देश में होगा उसे द्विपक्षीय कहेंगे। बहु हेडिंग में ही आंसर है। अनेक देशों के बीच होने वाला व्यापार है, इसमें अनेक देश में होंगे, इसमें 2 देश में होंगे। दूसरा, व्यापार समझौते सीमित पर सरल होते हैं। व्यापार समझौते व्यापक और जटिल होते हैं। इसके कैसे हैं? सीमित सरल रहेंगे, इसके व्यापक और जटिल रहेंगे। तीसरा, व्यापार का क्षेत्र और मात्रा सीमित होती है। व्यापार का क्षेत्र और मात्रा इसमें अधिक रहेंगे, इसमें सीमित है, इसमें अधिक है। चौथा है भारत नेपाल व्यापार है और WTO के अंतर्गत होने वाला व्यापार है। तो 1-2 बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट इनको आप कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे हम। यहाँ से अंतर्देशीय पतन एवं बाह्यपतन। तो अंतर्देशीय पतन और बाह्यपतन, देश के भीतर स्थित है जो अंतर्देशीय यानी कि अंतर अपने ही देश के अंदर, और बाह्य यानी कि बाहर अपने देश से बाहर। तो देखिए, देश के भीतर स्थित होते हैं उसे अंतर्देशीय पतन कहते हैं।
समुद्र तट पर स्थित होते हैं उसे बहापतन कहते हैं। दूसरा है नदी, नहर या रेल मार्ग से जुड़े होते हैं, ये सीधे समुद्र से जुड़े रहेंगे। ये किससे? नदी से या रेल मार्ग से जुड़े होंगे। और ये नदी के तट पर हैं तो नदी से ही जुड़े रहेंगे। तीसरा है समुद्री पतनों से माल का आवागमन करते हैं और इसका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार करते हैं। ये समुद्री पतनों से माल का आगमन करते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार से करते हैं। चौथा है ये कोलकाता में पूर्व में है और ये मुंबई पतन में है। ये जो पतन है कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ये हो गए हैं इसके अंतर। यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। कंप्लीट अच्छे से आप करें सभी प्रश्नों को। ये यहाँ से आपका अगला तो ये आपके इस तरह से यहाँ पे पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। सभी का सल्यूशन मैंने आपको बताया है, स्क्रीनशॉट सभी का आपने लिया होगा अच्छे से। तो कंप्लीट आप करिएगा पूरे प्रश्नों को।